नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ुहैब अकरम, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज का हमारा काम स्टूडेंट इंजीनियरिंग पार्ट 1 टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम पर है। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पहले उस पर एक नज़र और देन फिर हम फर्दर उनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आज हमने जो पॉइंट डिस्कस करने हैं दैट इज टॉर्क और इसके रिलेटेड एंटी टेस्ट के एमसीक्यू एंड देन इक्विलिब्रियम को डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें टॉर्क। स्टूडेंट, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क बेसिकली टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को भी कहते हैं, टॉर्क रोटेशनल इफेक्ट को भी कहते हैं और टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स को भी कहते हैं। ये स्टूडेंट एक ही जो है वो टर्म के 3 डिफरेंट नेम्स हैं, तो ये तीनों तरह से जो है वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको तीनों तरह से इसके पॉइंट्स का पता होना जरूरी है। इसके अगर फॉर्मूला की बात करें तो टॉर्क किसके बराबर होता है? R इंटू एफ। R मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड फोर्स। यहां पर R क्या है स्टूडेंट? ये स्टूडेंट बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इस R को स्टूडेंट बच्चे समझते हैं ये मोमेंट आर्म है। ये स्टूडेंट यहां पर जो R के ऊपर चूंकि वेक्टर का साइन है तो ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर जब इसको सॉल्व किया जाता है स्टूडेंट, इसमें R साइन ऑफ थीटा, ये जो पूरा फैक्टर है ना, ये स्टूडेंट कहलाता है क्या? मोमेंट आर्म। तो यहां पर ये मेंशन भी किया हुआ है वेयर आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और आर यहां पे सिंपल आर की बात करें वो मोमेंट आर्म को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पर अगर एन यूनिट वेक्टर की बात करें तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। यहां सिंपल स्टूडेंट एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पोजीशन वेक्टर और टॉर्क के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, मोमेंट आर्म क्या होगा उसको बताऊंगा और देन फाइनली यूनिट्स डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आपके पास एक रॉड है, ये पॉइंट वो है पॉइंट ऑफ रोटेशन, मतलब यहां से जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है। ये वो पॉइंट है जहां पर बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है। क्लियर? बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट, ये फॉर एग्जांपल आपका एक रॉड है, आप यहां से एक फोर्स लगाते हैं और ये मतलब यहां से जो है वो रॉड है वो रोटेट करता है, यहां पर जो है फोर्स अप्लाई होती है। क्लियर? अब यहां पे गौर करिएगा, ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, अब ये फोर्स मोमेंट आर्म के साथ एक एंगल बनाएगी दैट इज थीटा। अब मोमेंट आर्म यहां पर कैसे आ गया? क्योंकि मोमेंट आर्म तो ये है पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के दरमियान का डिस्टेंस दैट इज आर। क्लियर? अब यहां से आपने क्या करना है, यहां से ये जो रॉड है ना, यहां से आपने मोमेंट आर्म यानी कि आर को एक्सटेंड कर देना है। अब जब यहां आर को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने की वजह बेसिकली ये है स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है कि एंगल हमेशा दो वेक्टर्स की टेल के दरमियान बनता है। क्लियर? तो यहां एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे। क्लियर? और यहां से अगर मैं इसकी टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहूं वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। आपने क्या करना है, आर से जो है वो फिंगर्स रोटेट करवानी है फोर्स की तरफ, और जो इरेक्टेड थंब है स्टूडेंट वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो अगर देखें ये आपका राइट हैंड है, इसको आपने क्या करना है, फिंगर्स को रोटेट करना है। ये जो आपका इरेक्टेड थंब है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? टॉर्क को। अगर ये देखें, गौर करिएगा, यहां पर फिंगर की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो यहां पर टॉर्क आउटवर्ड है। आउटवर्ड से मुराद है स्टूडेंट यहां पर टॉर्क की वैल्यू पॉजिटिव होगी। किस केस में? एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल इसी तरह अगर इसका इनवर्स करें, अगर आप हाथ इस तरह रखें और फिंगर को इस तरह रोटेट करवाएं तो ये आ जाएगा क्लॉकवाइज, यहां थंब की डायरेक्शन होगी इनवर्ड, इसका मतलब टॉर्क की डायरेक्शन भी इनवर्ड ही होगी। तो इस केस में टॉर्क क्या कंसीडर होगा स्टूडेंट? इस केस में टॉर्क की वैल्यू नेगेटिव कंसीडर होगी। तो यही पॉइंट यहां पर मेंशन है कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो हमेशा नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा टॉर्क पॉजिटिव कंसीडर होगा।
अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, फोर्स का यूनिट स्टूडेंट न्यूटन, आर का यूनिट मीटर, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर। उसके बाद स्टूडेंट ये पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट एक और लिखा हुआ है, इट इज एन एक्सियल वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होती है, इस वजह से इसको हम एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं। ये स्टूडेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस करने थे आज। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें जो है वो डिस्कस करते हैं, दैट इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन अ फोर्स एफ एक्ट्स परपेंडिकुलरली ऑन इट द टॉर्क बिकम्स मैक्सिमम। स्टूडेंट एक रॉड गिवन है, इस पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, हमने बताना है किस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई करें कि टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। स्टूडेंट यहां से मैं आपको ये पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि टॉर्क की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट गौर करिएगा, टॉर्क के अगर फॉर्मूला पे गौर करें, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। यहां पर आर मोमेंट आर्म है, थीटा बेसिकली आर और एफ के दरमियान एंगल है, एफ यहां पर फोर्स है। इसका मतलब इन तीनों फैक्टर्स पर टॉर्क डिपेंड करेगा। अब यहां पर कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है उस पे फोकस कर लेते हैं। यहां पर स्टूडेंट बात करें तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस रॉड का, और ये आपके पास जो है वो पॉइंट है जहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है 1 2 3 एंड 4। स्टूडेंट अगर गौर करें यहां पर ये जो पॉइंट, इस पॉइंट पर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं तो यहां से मोमेंट आर्म क्या हो जाएगा, सिंपल क्या कहलाएगा जी, आर। और अगर यहां पे अप्लाई करूं ये भी सिंपल आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। अब इसमें गौर करें स्टूडेंट कौन सा आर सबसे बड़ा है, तो देखें इस पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके 4 पॉइंट तक का आर सबसे बड़ा है। इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा, इसका मतलब मोमेंट आर्म ज्यादा, और जहां मोमेंट आर्म ज्यादा हो वहां टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो यहां मैक्सिमम टॉर्क के लिए स्टूडेंट आपको डेल्टा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, मतलब 4 पॉइंट पर फोर्स लगानी पड़ेगी जिससे वो रॉड रोटेट हो। ये था स्टूडेंट इस एमसीक्यू का आंसर। अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट MCQ. What is the MCQ? If a force F acts perpendicular on point O, then no torque is produced because. स्टूडेंट ये आपके पास एक रॉड है, सवाल है कि ये अगर रॉड है तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट, ये कहलाएगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। सवाल है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पर फोर्स अप्लाई करें देन हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन स्टूडेंट क्या है? सिंपल है। उसकी रीजन क्या कि मोमेंट आर्म इज जीरो। पॉइंट पे फोकस करिएगा, टॉर्क डिपेंड करता है किस पे? मोमेंट आर्म पे। तो अगर मोमेंट आर्म ही नहीं होगा तो टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट आर्म की वैल्यू जीरो रिप्लेस कर देंगे, पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। क्लियर? या फोर्सेस पासिस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जिस एक्सिस पर बॉडी मूव कर रही है फोर्स भी उसी एक्सिस पे लगना शुरू कर दे तो देन भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ये एक ही पॉइंट है बेसिकली। मेन रीजन आप ये याद रखें कि मोमेंट आर्म यहां पर जीरो होगा जिसकी वजह से टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी। तो इसका स्टूडेंट जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। इन अबव क्वेश्चन इफ अ फोर्स एफ एक्ट्स पैरेलल टू द रॉड देन एट विच पॉइंट टॉर्क बिकम्स मैक्सिमम। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है इसी पे अगर फोकस कर लें, यहां पर अगर फोर्स पैरेलल लगे, अगर स्टूडेंट यहां पर फोर्स पैरेलल लगेगी तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी या किस पॉइंट पर टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो स्टूडेंट गौर करिएगा, ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक रॉड है। अब इस रोड पर आप इस तरह पीछे से एक फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दें लाइक दिस। अगर पीछे से फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये जो रॉड है ये आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा, ना कि ये रोटेट करेगा। क्लियर? तो यहां पर स्टूडेंट अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें कि जो कि रॉड के पैरेलल हो तो उस केस में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा।
तो इसमें जो ऑप्शंस हैं आपके पास अल्फा बीटा चार्ली तीनों नहीं होंगे, तो इसमें आप लिखेंगे सिंपल नन ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स टॉर्क बिकम्स हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। स्टूडेंट किस एंगल पर टॉर्क अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होगा। स्टूडेंट मैं आपको अगेन ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं और ये पॉइंट बात भी बता रहा हूं कि कोशिश करें ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस टेंजेंट की जो नाउन और फेमस वैल्यूज हैं कोशिश करें उनको मेमोराइज कर लें ताकि इस तरह के एमसीक्यू में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर गौर करें स्टूडेंट, टॉर्क किसके बराबर होता है, आर एफ साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर। अब अगर यहां पर थीटा की वैल्यू स्टूडेंट मैं 30 रिप्लेस कर दूं तो साइन 30 किसके बराबर होगा स्टूडेंट, साइन 30 होगा 1/2। तो देखें 1/2 मैक्सिमम का क्या बन गया, हाफ बन गया। तो इसका मतलब 30 वो एंगल है जिस पर टॉर्क अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ रह जाता है। क्लियर। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज स्टूडेंट अल्फा। जी स्टूडेंट इसमें एक और पॉइंट जो है वो भी पूछा जा सकता है, वो कौन सा पॉइंट है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल टॉर्क बिकम, यहां लिखा हुआ है हाफ, वहां आ जाएगा टॉर्क बिकम √3/2 टाइम्स द मैक्सिमम। क्लियर। तो सिंपल आपने उसमें क्या करना है, यहां थीटा की जगह 30 रिप्लेस किया, वहां थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 60। साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो √3/2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट मैक्सिमम से तो आपके पास मैक्सिमम का जो है वो मल्टीपल आ जाएगा दैट इज √3/2। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा एंड आर टॉर्क बिकम्स मैक्सिमम विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, अभी फिगर देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट ये आपके पास एक रॉड है, इस पर ये एक फोर्स अप्लाई हो रही है F और इसका यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जो एंगल है दैट इज थीटा। ये वो पॉइंट है जहां जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी बोला जा सकता है। अब इसमें डिफरेंट वैल्यूज हैं कि थीटा और आर का हमने रिलेशन बताना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसमें गौर करिएगा स्टूडेंट, टॉर्क किसके बराबर होता है, आर एफ साइन ऑफ थीटा। यहां थीटा क्या है, यहां थीटा आर और एफ के दरमियान एंगल है। तो स्टूडेंट गौर करिएगा यहां से अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, ठीक हो गया, इसको एक्सटेंड करूं तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा 90 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर दिया। अगेन वही काम, मैथ का छोटा सा रूल कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल हो तो साइन को रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर साइन की को रेशियो क्या बनेगी, कॉस। तो आर एफ कॉस ऑफ थीटा। अब मुझे बताएं यहां पर कॉस थीटा मैक्सिमम किस एंगल पर होगा स्टूडेंट, कॉस थीटा मैक्सिमम किस पर होगा, 0 पर। तो गौर करिएगा यहां पर एंगल आपके पास क्या है जी, थीटा। अगर मैं इस थीटा की वैल्यू को कम करता जाऊं, मतलब कि अगर देखें ना इस थीटा की वैल्यू को इस तरफ लेके जाता रहूं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो थीटा की वैल्यू कम होने का मतलब है यहां पर थीटा की जगह आप 0 रिप्लेस करेंगे। जब 0 रिप्लेस करेंगे तो cos 0 हो जाएगा मैक्सिमम। तो टॉर्क आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, मैक्सिमम। क्लियर। तो यहां पर स्टूडेंट थीटा की वैल्यू लिखेंगे स्मॉल। क्लियर। और टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए स्टूडेंट मोमेंट आर्म लार्ज होना चाहिए। तो यहां मोमेंट आर्म की बात करें तो वो स्टूडेंट होगा लार्ज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास स्टूडेंट दैट इज चार्ली, स्मॉल एंड लार्ज। नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद डिस्कस करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू। व्हाट इज द एमसीक्यू, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इन अर्थ। मतलब कि अर्थ हमें पता है रोटेट कर रही है। क्लियर। तो अर्थ अगर रोटेट कर रही है तो उसमें टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि स्टूडेंट अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो तमाम स्टूडेंट ये सोचेंगे कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो उसका टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। क्योंकि स्टूडेंट वो पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे। तो पूरी स्टेटमेंट अगर हम डिस्कस करें, यहां लिखा हुआ है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टूडेंट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुराद है नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब जिसमें जो स्पीड है
वो क्या होगी, यूनिफॉर्म। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो उसमें स्टूडेंट टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा। वो कैसे, आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, अल्फा आपके पास डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी है, यहां पर डेल्टा डब्ल्यू देखें, अर्थ हैज कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, तो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है जिसकी वजह से स्टूडेंट चेंज स्पीड का क्या होगा, जीरो। तो अगर चेंज जीरो होगा, ये फैक्टर यहां पुट किया तो अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। अगर अल्फा की वैल्यू जीरो है तो गौर करिएगा, यहां पर स्टूडेंट टॉर्क किसके बराबर होता है, आई इंटू अल्फा। ये फैक्टर अभी नीचे जाके मजीद एक्सप्लेन करूंगा। यहां अल्फा की जगह स्टूडेंट आपने जीरो पुट कर दिया तो टॉर्क भी यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे वो क्या, कि टॉर्क इज ओनली प्रेजेंट इन अ रोटेटिंग बॉडी। टॉर्क रोटेटिंग बॉडी में तब प्रेजेंट होगा, उसकी कंडीशन क्या है, इफ इट्स एंगुलर स्पीड इज चेंजिंग, अगर उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी स्टूडेंट, चेंज हो रही होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं, टॉर्क इज एन एंगुलर काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स। ठीक हो गया, टॉर्क बेसिकली फोर्स का ही काउंटर पार्ट है। लाइक आपने ये फॉर्मूला बड़ा मशहूर है, जमाना फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू ma। यहां पर F स्टूडेंट क्या होगा, टॉर्क। अगर इसे रिप्लेस करें एंगुलर में तो मैस यहां पर क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको I से रिप्रेजेंट किया, और एक्सेलरेशन यहां एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो टॉर्क किसके बराबर है, I इंटू अल्फा। यहां स्टूडेंट अगेन यही फॉर्मूला मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया, अल्फा की वैल्यू, अल्फा की जगह जीरो पर रिप्लेस करेंगे तो यहां पर टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। उसके अलावा स्टूडेंट यहां पर टॉर्क का एक और फॉर्मूला भी है, दैट इज टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क कहलाता है। और अगर आप वर्क को कन्वर्ट करें किस में, एंगुलर में, तो देन वहां से भी आप टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्क किसके बराबर होता है, एज वी नो स्टूडेंट, वर्क किसके बराबर होता है, एफ डी। तो W एज इट इज आ गया, फोर्स चूंकि टॉर्क एंगुलर पार्ट है फोर्स का, तो इस वजह से आपने क्या करना है, फोर्स को कन्वर्ट कर देना है टॉर्क में, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट कर देना है थीटा में, जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम यहां डिस्कस करेंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टूडेंट होता है, एन ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ आइदर एट रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की हालत में तब होता है जब या तो वो रेस्ट की हालत में हो, या तो वो यूनिफॉर्म जो है वो स्पीड से मूव कर रहा हो। क्लियर। यहां पर स्टूडेंट मोशन की अगर बात करें तो दो तरह की मोशन है, एक कहलाएगी स्टूडेंट ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरी है रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें तो इसे हम लीनियर भी बोलते हैं, और रोटेशनल मोशन की बात करें तो इसे हम एंगुलर भी बोलते हैं। यहां पहले डिस्कस करेंगे हम रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में स्टूडेंट फर्दर क्या है जी, दो कैटेगरीज हैं, या तो बॉडी रेस्ट में है या तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। अगर तो बॉडी रेस्ट में है तो ये स्टूडेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बन जाएगी, दैट इज स्टैटिक एंड डायनामिक। रेस्ट की अगर बात करें तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाती है, और अगर यहां पर बात करें स्टूडेंट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम को फर्दर देखें तो स्टूडेंट गौर करिएगा, यहां पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट। अगर स्पीड यहां पर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, वेलोसिटी का तो चेंज हुआ ही नहीं, तो चेंज नहीं है वेलोसिटी का, इसका मतलब यहां एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो के बराबर। तो देखिएगा यहां एक्सेलरेशन जीरो, तो अकॉर्डिंग टू F इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन स्टूडेंट अगर जीरो तो फोर्स भी किसके बराबर होगी, जीरो। तो समेशन F किसके बराबर होगा, यहां पर जीरो के बराबर, और दिस इज बेसिकली द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। रोटेशनल मोशन में भी वही दो पॉइंट, यहां पर बॉडी या तो रेस्ट में होगी या तो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रही होगी। यहां पर स्टूडेंट हमने बात की थी सिंपल लीनियर स्पीड, ठीक हो गया, या लीनियर वेलोसिटी। यहां हम बात करेंगे एंगुलर की, क्योंकि बॉडी सर्कुलर पाथ में यहां पर मूव कर रही होगी।
अब स्टूडेंट यहां पर अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा तो स्टूडेंट गौर करिएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। एल्फा की जगह अगर हम जीरो पुट कर दें तो यहां टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। तो देखें यही बेसिकली सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है। उसके बाद स्टूडेंट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में, पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है और कंप्लीट इक्विलिब्रियम क्या होता है। पार्शियल की अगर बात करें स्टूडेंट, पार्शियल से मुराद है आइदर सम ऑफ फोर्स इक्वल टू जीरो या सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। मतलब दोनों कंडीशंस में से कोई एक सेटिस्फाई हो गई तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। और कंप्लीट इक्विलिब्रियम क्या होता है, दोनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में से अगर दोनों सेटिस्फाई हो गई, समेशन एफ इज इक्वल टू जीरो, समेशन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, दोनों केसेस में स्टूडेंट क्या होगा, अगर ये बराबर मतलब जीरो सेटिस्फाई हो गई तो इसको हम क्या बोलते हैं कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। उसके बाद स्टूडेंट डिस्कस करते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी, एक हमारे पास है स्टेबल इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और उससे नेक्स्ट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है। स्टूडेंट स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल से मुराद है कि डिस्टर्बेंस। गौर करिएगा स्टूडेंट, ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रायंगल ब्लॉक पड़ा हुआ है, क्लियर। आपने क्या किया, आपने इस ट्रायंगल ब्लॉक को यहां पर फोर्स लगाई और ये यहां पर फोर्स लगाई और ये इस तरह हो गया, क्लियर, मतलब कि टिल्ट कर गया। जब टिल्ट करेगा स्टूडेंट, ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले 2 मीटर थी, जब आप टिल्ट करेंगे तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और जब स्टूडेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज होगी देन पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, क्लियर। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और लास्ट पॉइंट यहां पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट रिमेन्स विथ इन द सेम बेस एरिया, मतलब कि जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट है वो बेसिकली उसी एरिया में लाई करे जब वो सिंपल हालत में स्टेबल फॉर्म में पड़ा था, और जब वहां से फोर्स को हटाएं और बॉडी उसी बेस एरिया में वापस आ जाए, उसी असली हालत में वापस आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्लियर। तो ये 3 पॉइंट्स आपने स्टूडेंट अपने जहन में रखने हैं, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर बात करें स्टूडेंट, ऑन डिस्टर्बेंस मतलब आपने यहां पर इतनी फोर्स लगाई कि ये डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब होने से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इंक्रीज करने की बजाय फॉल किया। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल किया स्टूडेंट्स, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेगी, फॉल, और इसका जो वेट है वो बेसिकली उस बेस लाइन में नहीं आ रहा जिस लाइन में ये मतलब इनिशियल पड़ा था, क्लियर। तो इस केस में जब फोर्स हटाएंगे तो बॉडी अपनी जो है वो उसी बेस लाइन पर नहीं आएगी, वो नई पोजीशन में चली जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यही 3 कंडीशन इसी में है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां था, क्या करेगी, राइज, यहां है फॉल, वहां पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, यहां है डिक्रीज, यहां लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट चेंजेस बेस एरिया, मतलब बेस एरिया चेंज कर लेगा, वहां बेस एरिया चेंज नहीं करेगा, वहां सेम बेस एरिया पर वो मौजूद होगा, ये पॉइंट। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड टाइप के लिए, थर्ड स्टेट के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या, दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऑन डिस्टर्बेंस मतलब कि जब आप डिस्टर्ब करेंगे सिस्टम को, तो गौर करिएगा स्टूडेंट, यहां फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉल है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्लियर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बेस तक का डिस्टेंस दैट इज 2 मीटर, क्लियर। अब जब आप क्या करेंगे, इसको यहां पर फोर्स लगाएंगे, ये आगे मूव करेगी। जब ये किसी खास डिस्टेंस कवर करने के बाद किसी एक पॉइंट पर रुकती है, तो स्टूडेंट गौर करेंगे, बॉल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनिशियल कंडीशन में थी वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइनल कंडीशन में भी है। तो इसका मतलब इस केस में ना तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हुई और ना पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट।
और जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है वहां पर स्टूडेंट क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर? तो ये था न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेम हाइट एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा। क्लियर? इसके रिलेटेड एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। क्या? टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट एमसीक्यू है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ क्या करना चाहिए, उसे इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए या कांस्टेंट रखना चाहिए। स्टूडेंट ये पॉइंट याद रखिएगा, जब भी आपने स्टेबिलिटी की बात करनी है ना, स्टेबिलिटी के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा क्या रहेगा, डिक्रीज। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होगा, डिक्रीज होगा, उतना क्या होगा, वो बॉडी ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट यहां पर डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर डिस्कस करते हैं वो कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ द रोड एज शोन इन फिग, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 10 मीटर फ्रॉम द एंड ए। ये आपके पास एंड ए है। क्लियर? हमने क्या करना है जी, मैस फाइंड करना, फाइंड द मैस ऑफ रोड का मैस फाइंड करना। बहुत सिंपल और आसान सा, ट्रिक्स के साथ करेंगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा आसान होंगी। पहले इस फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर स्टूडेंट ये आपके पास एक रॉड है, इसके एक कॉर्नर पर आपने क्या करना है, एक मैस जो कि 80 ग्राम है वो आपने बांधा हुआ है। ये सेंटर में बैलेंस पॉइंट है, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एंड ए तक का डिस्टेंस स्टूडेंट है 10 मीटर। क्लियर? अब यहां पर जो फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है वो कौन सा है, सिंपल है स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो बन जाएगा F1R1। क्लियर? F यहां पर फोर्स F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg के बराबर होती है ना, तो यहां पर आपने F की जगह mg रिप्लेस कर देना है और R1 एज इट इज, इसकी जगह भी M2G और R2 एज इट इज। G सेम वेक्टर है, कैंसिल आउट हो गए। अब वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। स्टूडेंट गौर करिएगा, यहां पर यहां जो हम मोमेंट आर्म लेंगे ना वो इस बैलेंस पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का लेंगे, इस पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का लेंगे। अब गौर करिएगा, यहां पर ये जो पॉइंट है इससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस है 25 मीटर, टोटल जो मोमेंट आर्म है कितना है 25 मीटर। अब गौर करिएगा, इस पॉइंट से इस तक का डिस्टेंस क्या बनेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ए तक का डिस्टेंस तो 10 मीटर है, तो 25 में से जब 10 माइनस किया तो पीछे आपके पास स्टूडेंट क्या बचा, 15। क्लियर? और ये वाला डिस्टेंस कितना है, दैट इज 12। अब इसको हम फॉर्मूला में सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो देखिएगा M1 हमने फाइंड करना है, R1 15 है, M2 80 ग्राम है और R2 आपके पास 12 है। अब 15 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 5 3 are 15 और 5 16 टाइम्स 80 बन जाएगा और 3 4 are 12 बन जाएगा और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास स्टूडेंट आंसर बन जाएगा M1 इज इक्वल टू 64 ग्राम, जो कि स्टूडेंट यहां पर अल्फा में मौजूद है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं, वो क्या, फोर्सेस अप्लाइड टू यूनिफॉर्म बीम पिवोटेड एट इट्स सेंटर, विच बीम इज बैलेंस्ड। ये 4 बीम है, हर बीम पर स्टूडेंट जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही है, हमने ये बताना है कि इसमें बैलेंस्ड बीम कौन सा है। बहुत आसान और सिंपल सा काम है स्टूडेंट। देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। स्टूडेंट गौर करिएगा, यहां पर पहले राइट ऑप्शन देखते हैं, फिर बाकी ऑप्शंस को पे भी फोकस कर लेते हैं। यहां डेल्टा की अगर बात करें स्टूडेंट, यहां ये जो फोर्स 5 न्यूटन की अप्लाई हो रही है, ये यहां से अप्लाई हो रही है एंटी क्लॉकवाइज और ये फोर्स अप्लाई हो रही है यहां पर क्लॉकवाइज। क्लियर? तो अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो 5 ये आपके पास फोर्स है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम आर, तो आर की वैल्यू 0.4। इसकी अगर बात करें तो फोर्स आपके पास कितनी है 10 और आर की वैल्यू 0.2। इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास सेम आंसर आएगा। कैसे मल्टीप्लाई होंगे तो गौर करिएगा, सिंपल आप कर सकते हैं, इसको 4/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 2s are 10, 2 2s are 2। ठीक है, तो 2 इक्वल टू 2। तो दोनों साइड, मतलब दोनों साइड पर लगने वाले टॉर्क अगर वो सेम है तो इसका मतलब ये जो बीम है ये बैलेंस्ड है। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट अल्फा की बात करें तो अल्फा में अगर बात करें तो ये अगर फोर्स
ऊपर की तरफ लग रही है तो ये भी फोर्स, मतलब कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज, तो दोनों फोर्सेस अगर क्लॉकवाइज लगेंगी तो ये बैलेंस हो ही नहीं सकता। क्लियर। और अगर इसकी बात करें बीटा ऑप्शन की, इसमें भी स्टूडेंट वही पॉइंट है कि वैल्यू चेंज कर दी है, काम एरोस तो वैसे ही है। क्लियर। और अगर चार्ली की बात करें, इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हैं, मगर जब दोनों पॉइंट्स का टॉर्क फाइंड करेंगे ना तो वो दोनों केसेस में ये वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। क्लियर। तो इस वजह से इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। एमसीक्यू क्या है, आप पिवोटेड बीम बार इज इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। यहां पर हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं यहां पर फोर्स की मैग्नीट्यूड किसके बराबर आती है। स्टूडेंट गौर करिएगा, ये आपके पास एक रॉड है स्टूडेंट, ये आप इसका मतलब कि वो पॉइंट है जिस पर ये बैलेंस्ड है। ठीक है, ये आपके पास यहां पर 10 न्यूटन की फोर्स है, ये फोर्स आपने एफ जो है वो फाइंड आउट करनी है, ये आपके पास दूसरी फोर्स अप्लाई हो रही है। अब गौर करिएगा, यहां पर सिंपल रूल है, सम ऑफ क्लॉकवाइज जो है वो फोर्सेस को आपने बराबर कर देना है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस की। तो अगर इधर बात करें तो सम ऑफ क्लॉकवाइज फोर्स की अगर बात करें स्टूडेंट, यहां पर ये फोर्स आपके पास 10 है और मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म आपके पास 4 है, तो 10 इंटू 4 इक्वल किसके बराबर आ गया। पहले ये वाले फोर्स को सॉल्व कर लें, फिर ये वाले, फिर उन दोनों को एड अप कर लें। तो गौर करिएगा 2 इंटू एफ, तो बन जाएगा 2 इंटू एफ, और फिर ये देखें यहां से यहां तक का टोटल मोमेंट आप आपने नोट करना है, 2 इंटू 2 4। क्लियर। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 6, तो 6 इंटू 4 आपके पास बन जाएगा 24 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है जी, ये वैल्यू उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी, 16 बचेगा, 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा स्टूडेंट फोर्स इज इक्वल टू 8 न्यूटन। जी स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होप यू वेल अंडरस्टैंड। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।